औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हमने अपने उसी प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करना है। लास्ट टाइम जो हमने स्टार्ट किया था वेव्स के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ बेसिक टाइप्स पढ़ी थी। और ज़रा रिकॉल करें मेमोरी में, तो हमने वेव के बारे में पढ़ा। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस that transport energy and momentum from one place to another without transporting matter or medium। और उसके अंदर हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी वेव्स की, एक ट्रांसवर्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। और ये दोनों वेव्स को हमने कैटेगराइज करने के बाद ये कहा कि ये बेसिकली टाइप्स हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स की और मैकेनिकल वेव्स की, जो कि ड्यू टू ऑसिलेशंस ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स होती हैं। और आज हमने उन्हीं दो टाइप्स को आगे एक स्पेसिफिक टाइप में एक्सप्लेन करना है, और वो है पीरियोडिक वेव्स। और आप जानते हैं पीरियड से निकला है ये वर्ड, और टाइम पीरियड बेसिकली ये होता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, या वो टाइम जो एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए हो। तो एक मुकम्मल वेव को कंप्लीट होने के बाद जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो पीरियोडिक वेव्स, चूँकि हम ये कहते हैं वेव इज़ एक्चुअली ड्यू टू डिस्टर्बेंस, तो अगर किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस बार बार दी जाए और एक जैसे लम्हों के बाद दी जाए, तो उसमें पैदा होने वाली वेव्स, क्रिएट होने वाली वेव्स, ट्रांसपोर्ट होने वाली वेव्स को हम नाम देते हैं पीरियोडिक वेव्स। इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन में लिखा था वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेगुलर, कॉन्टीन्यूअस एंड रिदमिक डिस्टर्बेंसेस इन अ मीडियम, कि वो वेव्स जो पैदा होती हैं किसी मीडियम के अंदर रेगुलर, एक ख़ास तरतीब के साथ साथ मुसलसल, कंटिन्यूअस एंड रिदमिक, वर्ड निकला है रिदम से, जैसे म्यूज़िक के अंदर आता है कि रिदम एक तरतीब है, सिमेट्री है। किसी ड्रम को आप बजाएं, किसी पियानो को प्ले करें, वायलिन को प्ले करें, तो उसके अंदर से जो म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है वो हमारे दिल को या कानों को स्वीट उस वक्त लगता है जब उसके अंदर एक रिदम होता है, उतार चढ़ाव होता है। तो एक ख़ास लम्हों के बाद मीडियम के अंदर एक जैसी मिकदार में दी जाने वाली डिस्टर्बेंसेस जो वेव्स क्रिएट करती हैं उस मीडियम में, उसे बोलते हैं पीरियोडिक वेव्स। और उसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो यहाँ पर देखें, ये एक स्प्रिंग है विच इज़ वर्टिकली सस्पेंडेड अटैच्ड विद अ मैस at a certain position, and this position is labeled as mean position or mean level। उसके बाद आप इस मैस को पकड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ डिस्प्लेस करें, तो वो जब नीचे की तरफ आएगा तो वो मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा। तो वो मीन से एक्सट्रीम तक एक ख़ास फासला तय करेगा, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मैस from mean to extreme position is termed as amplitude, जिसे मैंने लेबल किया A से। और इस तरह मैस जब मीन से एक्सट्रीम तक आएगा तो स्प्रिंग की हालत पे क्या असर होगा, तो वो एक्सपेंड होगा। एंड दिस एक्सपेंशन इन अ मीडियम ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ दिस मैस creates wave in it, and waves due to oscillations of material particles are termed as mechanical waves, और उन्हें आप periodic waves भी बोलते हैं। और अगर बार बार फिर जब ये यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, वापस जाएगा ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। ये हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो ऐसी मोशन जो बार बार अपने आप को दोहराए वो पीरियोडिक मोशन कहलाती है। और इस मैस ने अगर बार बार अपने आप को इन पोजीशंस पर ले आने में बार बार दोहराया इसने, तो वो कौन सी चीज़ कहलाएगी, पीरियोडिक वेव्स। अब देखें, अब इस पीरियोडिक वेव्स के जो इस स्प्रिंग के प्रोड्यूस होंगी उसका एक स्केच बनाते हैं हम ग्राफ पर,
और वो वेव्स कहलाती हैं साइनोसाइडल वेव्स, जो कि रिजल्ट होता है ऑसिलेट करने वाले स्प्रिंग का जो अटैच होता है मैस के साथ, उसकी वजह से ऑसिलेट करता है। और इस तरह से वेव क्रिएट होती है जिसमें आपको दो पोर्शंस नज़र आ रहे हैं। ये ग्राफ पेपर पे बनाया गया स्केच है और मैथमेटिकली इस वेव को हम बोलते हैं साइनोसाइडल वेव। अब इस साइनोसाइडल वेव के अंदर आपको दो पोर्शंस नज़र आ रहे हैं। एक पोर्शन मीन लेवल से अबव है, एक पोर्शन मीन लेवल से बिलो है। वो पोर्शन जो मीन लेवल से अबव है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट, और वो जो मीन लेवल से बिलो है उसी तरह का हम्प ही, जैसे अबव था वैसे ही है लेकिन बिलो है। एंड दिस काइंड ऑफ हम्प इज नोन एज ट्रफ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो तरह की वेव्स इसमें प्रोड्यूस हुई। अब इन दोनों वेव्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो वेव की डायरेक्शन जो है सपोज लेफ्ट टू राइट है, लेकिन जो इस वेव में हम्प है उसके पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो अगर वो उस वेव की डायरेक्शन को देखें और पार्टिकल्स की डायरेक्शन को देखें तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, और बार बार ये वेव्स ऐसे ही बनती जाएं तो ये वेव्स जो कि मुश्तमिल होंगी क्रस्ट एंड ट्रफ पर, दीज काइंड ऑफ वेव्स आर नोन एज ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। तो ऐसी वेव्स जो किसी मीडियम के अंदर बार बार एक जैसी मिकदार में एक जैसे लम्हों के बाद एक ख़ास ऑर्डर के अंदर दी जाने वाली डिस्टर्बेंसेस जो हैं उसके नतीजे में वेव के पार्टिकल्स और वेव की वेलोसिटी वो उन दोनों को परपेंडिकुलर कर देगी। तो उस वक्त हम कहेंगे पार्टिकल्स ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ वेव, एंड दिस काइंड ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। ट्रांसवर्स हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन पीरियोडिक उस वक्त होगी जब बार बार इसी जैसी वेव्स बनेगी। और इसी जैसी वेव्स का स्केच बनता कब है? जब ये स्प्रिंग जो अटैच है मैस के साथ बार बार अप एंड डाउन इस मीन पोजीशन से गुजरते हुए अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगा। और फिर इस वेव को हमने क्या नाम दिया? ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव। और उसकी रीज़न क्या थी? बिकॉज इन दिस केस पार्टिकल्स ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। और उसे अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ वेव्स, और उनके दरमियान एंगल 90 होगा। और ये भी याद रखें कि ये वेव्स मुश्तमिल हैं कौन से दो पोर्शंस पर? क्रस्ट एंड ट्रफ पर। द पोर्शन which is above the mean level is known as crust, and a portion which is below the mean level is known as trough। और एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक का डिस्टेंस जो होता है वेव का, उसे हम एस से नहीं रिप्रेजेंट करते, डी से नहीं रिप्रेजेंट करते। वेव की मोशन के अंदर उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन के साथ, जिसे बोलते हैं लैम्डा। तो लैम्डा इज अ डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय अ वेव व्हेन इट प्रोपगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। और उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा इज एक्चुअली हर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट। क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला क्या कहलाएगा? लैम्डा। और इसी तरह ट्रफ है, इससे अगला एक और ट्रफ बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? लैम्डा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रस्ट प्लस क्रस्ट इज इक्वल टू लैम्डा। और ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रफ प्लस ट्रफ इट इज ऑल्सो इक्वल टू लैम्डा। और अगर ऐसे कह दिया जाए क्रस्ट प्लस ट्रफ दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि दो मुसलसल क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? तो आप कहोगे लैम्डा।
और दो मुसलसल ट्रफ्स के दरमियान क्या होगा, वो भी लैम्डा। लेकिन एक क्रस्ट से ट्रफ तक का डिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, या एक ट्रफ का दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा बाय 2। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ तक तीन चीज़ें हमने पढ़ी, क्रस्ट, ट्रफ एंड लैम्डा। तो लैम्डा इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, और वेव मोशन में वेव के डिस्टेंस को हमेशा लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स आर एक्चुअली द पोर्शन ऑफ टू काइंड, जो कौन कौन सी होंगी, क्रस्ट एंड ट्रफ, और उन दोनों की आपको डेफिनेशंस भी मैंने बता दी, लैम्डा भी बता दिया। अब यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स के स्केचेस नज़र आ रहे हैं जो कि बनाए गए हैं इस वेव की पोजीशन के हिसाब से। अब आप देखिएगा, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, यहाँ तक हाफ हुई, इधर तक वो वेव क्या हो गई है, कंप्लीट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ एक वेव कंप्लीट हुई है, तो हम ये कह सकते हैं इन वन कंप्लीट ट्रांसवर्स वेव देयर इज ओनली वन क्रस्ट एंड ओनली वन ट्रफ। और इन दो वेव्स के, इन दो पोर्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस कवर करने को टाइम लगेगा दैट टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव विच इज ट्रांसवर्स इज नोन एज टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड को ट्रांसवर्स वेव्स के लिए आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ओनली वन क्रस्ट एंड ओनली वन ट्रफ इज नोन एज कैपिटल टी। ये कैपिटल टी टाइम पीरियड के लिए है और ये कैपिटल टी ट्रफ के लिए है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ कि ये ब्लू वाला जो है ये कौन सी चीज़ है, टाइम पीरियड है। और जितना टाइम पीरियड कम लगेगा और वेव ज़्यादा बनेगी तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, वो कौन सी चीज़ को डिफाइन करती है, फ्रीक्वेंसी को। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज़ अ नंबर ऑफ वेव्स बिटवीन, या नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, ये याद रखिएगा। अब उसके बाद मैं बात कर रहा था इन्हीं ट्रांसवर्स वेव्स की स्केचेस की। अब ज़रा गौर से देखें, ये जो यहाँ पर मैंने सबसे ऊपर वाली वेव बनाई है, ये ट्रांसवर्स वेव जो है, इसके स्केच को ज़रा देखें। स्टार्ट हो रही है ये राइट से और जा रही है किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ। इनिशियली जहाँ से ये वेव स्टार्ट हुई उसके इस टाइम को मैंने रेफर किया, क्या नाम, ज़ीरो, के टाइम स्टार्ट्स, तो स्टार्टिंग टाइम इज कंसीडर्ड एट ज़ीरो। और मैंने इस वेव को पूरी मुकम्मल एक वेव को जो यहाँ से यहाँ तक आपको नज़र आ रही है वैसे ही मैंने बनाई है, लेकिन तादाद ज़्यादा बना दी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तादाद बढ़ाने से। और यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड आपको नज़र आ रहा है, इस टाइम पीरियड के अंदर एक वेव मुकम्मल हुई है। और ये अगर मैं इसे 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दूँ तो मैं कहूँगा कि मैंने वेव को हर 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ऐसा ही यहाँ पर है, देखिए वेव के टोटल कितने पोर्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, 4। और 4 पोर्शंस के अंदर मीन्स मैंने इस ट्रांसवर्स वेव को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक वेव को। तो हर पोर्शन किसके बराबर होगा, 1/4 पार्ट। अब यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, यहाँ से टाइम पीरियड इनिशियली 0, उसके बाद यहाँ से पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, नेक्स्ट इधर पहुँच जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा, T/4। फिर ये पार्टिकल आगे आएगा इधर तो टाइम कितना हो जाएगा, T/2। फिर ये पार्टिकल इधर नीचे आ जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा, 3T/4। और उसके बाद फाइनली ये पार्टिकल वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां से वो स्टार्ट हुआ था। तो इट मींस 1 राउंड ट्रिप और 1 कंप्लीट वेव
is obtained as a result of this oscillating mass spring system। और इसी तरह से चलता जा रहा है। और ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ये इस वेव के पार्टिकल्स हैं। ज़रा नोट कीजिएगा, इनिशियली पार्टिकल 0 टाइम पर इस पोजीशन पे है जो कि मीन लेवल है। जब टाइम t/4 हुआ तो वो चला गया अपर लेवल पर विच इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, अपर एक्सट्रीम पोजीशन। फिर उसके बाद जब इस t/2 हाफ वेव कंप्लीट हुई तो पार्टिकल यहाँ आ गया वापस मीन लेवल पे। तो इट मीन्स हाफ वेव इज कंप्लीटेड, हाफ टाइम पीरियड इज कंप्लीटेड। और उसके बाद यही पार्टिकल फिर नीचे आ जाएगा तो फिर ये कौन सी चीज़ हो जाएगी, 3/4 ऑफ टोटल टाइम इज कंप्लीटेड। और उसके बाद फाइनली ये यहाँ आ जाएगा जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो इट मीन्स 1 वेव इज कंप्लीटेड। और उसके बाद सारे पोर्शन इसी चीज़ को डिफाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपने यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी। एक तो वेव का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा मेजर किया जाता है लैम्डा में, और वेव की स्पीड हमेशा v से रिप्रेजेंट करते हैं आप उसे। और उसके बाद जो टाइम पीरियड है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से। अगर मैं यहाँ से एक फार्मूला लिखूँ s इज इक्वल टू vt, ये डिस्टेंस का रिलेशन आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। ये 3rd चैप्टर से रिलेटेड है मैकेनिक्स से, जो कि मोशन एंड फोर्स के साथ है, जिसमें s रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को। अब हम जब वेव के लिए इस डिस्टेंस को चेंज करेंगे, मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू s ओवर t। अब यहाँ पर मैं v निकालना चाहता हूँ तो s कौन सी चीज़ है, वेव का डिस्टेंस है। और हम ये पढ़ चुके हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इज एक्चुअली मेजर्ड इन लैम्डा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो डिस्टेंस s है इट इज एक्चुअली अ डिस्टेंस बिटवीन consecutive crust and trough divided by टाइम पीरियड। अब मैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ लिखूं तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा, और टाइम पीरियड को लिखूं तो कैपिटल T। और इसी रिलेशन को थोड़ा सा मैं रीराइट करूं तो लैम्डा इंटू 1 ओवर क्या आ जाएगा, T। और ये 1 ओवर T अभी हमने लिखा किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो V इज इक्वल टू F मैं पहले लिख देता हूँ एंड लैम्डा बाद में, तो V इज इक्वल टू F लैम्डा। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसे हम बोलते हैं दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। तो किसी भी वेव को आपने कैरेक्टराइज करना हो या उसको जांचना हो तो उसके लिए 3 पैरामीटर्स आपको मालूम होने चाहिए। नंबर 1 वेव की स्पीड, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी एंड नंबर 3 वेवलेंथ। और इन तीनों पैरामीटर्स को अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो आप किसी भी वेव की नेचर को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसकी दूसरी टाइप जो है उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज तक ये इतना ही काफ़ी था। थैंक यू।